हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेखांकन सिद्धांत इससे रिलेटेड जो बहुविकल्पीय प्रश्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उस पर आगे बढ़ते हैं। तो आइए पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स एक रूपता की परिपाटी का अर्थ है, यानी एक रूपता का जो सिद्धांत है वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री शुड यूज आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्यूर्स। किसी उद्योग की सभी फर्मों द्वारा एक जैसे लेखांकन सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। दूसरा विकल्प है, ऑल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज्ड। लेखांकन के सभी सिद्धांतों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। तीसरा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। प्रतिवर्ष लेखांकन सिद्धांत एवं पद्धतियां एक जैसी रहनी चाहिए। और चौथा है, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। किसका? कंसिस्टेंसी, एक रूपता की जो परिपाटी है, यानी जो कंसिस्टेंसी का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि ईच एंड एवरी ईयर, हर साल जो अकाउंटिंग का प्रिंसिपल जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो मेथड फॉलो कर रहे हैं, वो एक जैसा रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट रूढ़िवादिता की परिपाटी लेखा करती है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है। कंजर्वेटिज्म हिंदी में नाम है रूढ़िवादिता। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये जो रूढ़िवादिता की जो अवधारणा है, परिपाटी है, ये कहता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, चूंकि फ्यूचर अनसर्टेन है तो फ्यूचर में जो लॉसेस या एक्सपेंसेस, जो खर्च या हानि भविष्य में हो सकती है, उसके लिए हमको पहले से ही तैयार रहना होगा। ये कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहता है, बी प्रूडेंस, प्ले सेफ। मतलब भविष्य में जिन हानियों या खर्चों के होने की संभावना भी है, मतलब फ्यूचर में आने वाले समय में कोई खर्च हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या कोई लॉस हो सकता है, तो इन सभी के लिए पहले से ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना होगा। लेकिन प्रॉफिट या इनकम यानी कि रेवेन्यू जब तक एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए तब तक उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाते हैं। कहने का मतलब है जो एंटीसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस है इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन जो एंटीसिपेटेड इनकम है उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। यहां बोल रहा ऑप्शन फर्स्ट, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भविष्य की सभी लाभ हानियों का लिखा करता है।
दूसरा बोल रहा है ऑल फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस, यानी भविष्य में जो लाभ होगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा लेकिन हानियों का नहीं। तीसरा है ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट्स, मतलब ये जो कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है भविष्य की सभी हानियों का लेखा करेगा परंतु लाभों का नहीं। और चौथा है नाइदर प्रॉफिट्स नॉर लॉसेस ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के न लाभों का और न हानियों का, किसी का भी लेखा नहीं होगा। ऑप्शन होगा इसका सी। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि भविष्य में जो हो सकने वाली हानियां हैं, खर्चे हैं, उसका रिकॉर्ड रखना है लेकिन जो भविष्य में होने वाला जो लाभ है उसका लेखा नहीं रखना है। कब रखना है लाभ का लेखा, प्रॉफिट का रिकॉर्ड कब रखना है, जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाए। अगला है अकॉर्डिंग टू कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, रूढ़िवादिता की परिपाटी या रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार अंतिम स्टॉक, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन है एट कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य पर। दूसरा एट रियलाइजेबल वैल्यू, प्राप्य मूल्य पर, मतलब कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको जो बेचने पर जो पैसा मिलेगा वो अमाउंट। तीसरा है कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, लागत मूल्य अथवा प्राप्य मूल्य में से जो कम हो, दोनों में जो कम होगा उस पर। और चौथा है एट रियल वैल्यू, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में जो लॉस होने की पॉसिबिलिटी है उसको रिकॉर्ड रखना है लेकिन प्रॉफिट जब तक एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए रिकॉर्ड नहीं रखना है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कहने का मतलब है रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में जो कम होता है उसी पर स्टॉक का वैल्यू निकाला जाता है। अगला है अकॉर्डिंग टू कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार पहला विकल्प है प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाया जाता है। दूसरा है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट्स, संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है। तीसरा है रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्ययों का लेखांकन किया जाता है। चौथा है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो ये जो कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन बनाते हैं। मतलब हम अपने कस्टमर्स को बिजनेस से जो गुड्स उधार बेचते हैं, तो जिन कस्टमर्स को हमने उधार माल बेचा उनसे हमको पैसा वसूल करने का अधिकार है। बिजनेसमैन को बिजनेस करते करते यह अनुभव हो जाता है कि जितना उधार माल बेचा जाता है, मतलब जो पैसा हमको मार्केट से वसूलना है ना, उसमें से कुछ पैसा डूब जाता है, वसूल नहीं हो पाता है। तो व्यापारी क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है कि जितना पैसा मार्केट से वसूल करना है उसका कुछ परसेंटेज वो ऑलरेडी मान कर चलता है कि पैसा डूब जाएगा, नहीं वसूल हो पाएगा। तो ये हम लोग अरेंजमेंट करते हैं बैड डेट्स के लिए। नेक्स्ट है अगला है द कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज will not be sold or liquidated in the near future is known as, यह अवधारणा कि व्यवसाय निकट भविष्य में
बेचा अथवा बंद नहीं किया जाएगा कहलाती है? ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। तीसरा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा। और चौथा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चालू स्थिति की अवधारणा। तो ये जो अवधारणा है कि व्यवसाय निकट भविष्य में न तो बेचा जाएगा और न ही बंद किया जाएगा, ये है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को भी व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? पहला ऑप्शन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चालू स्थिति की अवधारणा। दूसरा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। तीसरा है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। और चौथा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखा अवधि की अवधारणा। तो ये जो अवधारणा है कि व्यवसाय का जो स्वामी है वो भी व्यवसाय का लेनदार है, उसने भी व्यवसाय को उधार दिया है, ये हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण है। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम मान कर चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। हम जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, दोनों को अलग मानते हैं। इसी कारण से बिजनेसमैन जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उस कैपिटल को बिजनेस का लायबिलिटी माना जाता है और इसी कारण से प्रोप्राइटर को बिजनेस का एक क्रेडिटर, महाजन माना जाता है। अगला प्रश्न है ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। किस अवधारणा के अनुसार लेखों में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऐतिहासिक लागत अवधारणा। और चौथा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, आगम निर्धारण की अवधारणा। तो उत्तर तो होगा हमारा मुद्रा माप की अवधारणा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि किस अवधारणा के अनुसार लेखों में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस जो है इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि उसी ट्रांजैक्शन और इवेंट का रिकॉर्डिंग होगा जो कि क्वांटिटेटिव हो, जिसको क्वांटिटी यानी कि मनी के टर्म में मेजर किया जा सके। जो ट्रांजैक्शन और इवेंट क्वालिटेटिव नेचर का है, गुणात्मक प्रकृति का है, मतलब जिसको कि मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसका लेखा, उसका रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग के बुक्स में नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन। उपार्जन की जो अवधारणा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये किस पर बेस्ड है? पहला है मैचिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, चौथा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये जो आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट है, उपार्जन की जो अवधारणा है, ये बेस्ड है मैचिंग कॉन्सेप्ट पर। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी साल के अंत में बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ये मालूम करने के लिए हम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एक निश्चित अवधि के जितने भी रेवेन्यू है यानी इनकम जो है बिजनेस का, और जितना भी एक्सपेंसेस है, दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए।
तो उस पीरियड का कोई भी ऐसा खर्च जो कि उस पीरियड का है, उसका पेमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, उसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह कोई इनकम जो कि मतलब उसका पैसा मिल जाना चाहिए, अब वो पैसा मिला हो या नहीं मिला हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो हमारा हक बनता है तो इनकम है। तो किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का जो रेवेन्यू है और उसी पीरियड का जो एक्सपेंस है, दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, तो इसी पर बेस्ड है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, विचएवर इज लेस इज यूज्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ। लागत मूल्य अथवा प्राप्य मूल्य, इन दोनों में से जो कम हो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है चालू संपत्तियां, करेंट एसेट्स। दूसरा ऑप्शन है अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा है स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स। चौथा है सभी संपत्तियां, ऑल एसेट्स। ऑप्शन होगा क्लोजिंग स्टॉक। मतलब कॉस्ट और रियलाइजेबल मतलब मार्केट, दोनों वैल्यू में जो वैल्यू कम होगा उसी पर वैल्यूएशन किसका होगा? क्लोजिंग स्टॉक का होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ए बिजनेस इज कंसिडर्ड टू रन फॉर इनडेफिनिट पीरियड। निम्नांकित में से किसके अनुसार कोई व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा? मतलब वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिस कारण हम ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस जो है वो अनंत काल तक, अनिश्चित लंबे समय तक चलता रहेगा। ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अस्तित्व की अवधारणा। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। तीसरा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऐतिहासिक लागत अवधारणा। चौथा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चालू स्थिति की अवधारणा। तो ऑप्शन उत्तर होगा हमारा ये गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के कारण ही हम ये मानकर चलते हैं कि कोई व्यवसाय जो है वो अनिश्चित काल तक, इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा, रन करेगा। नेक्स्ट है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। निम्नांकित में से किसके कारण कृत्रिम प्रदर्शन पर रोक लगती है? ऑप्शन है कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परिपाटी। दूसरा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखा अवधि अवधारणा। तीसरा है कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। और चौथा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। आंसर होगा कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। पूर्ण प्रकटीकरण की जो परिपाटी है, पूर्ण प्रकटीकरण का जो सिद्धांत है, फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ फुल्ली डिस्क्लोज करना है, इसी कारण से विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब हो गया सजावट, मतलब सजा के थोड़ा मोड़ा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी, ऐसा नहीं है। आपको फुल डिस्क्लोजर करना होगा, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होगा, अदरवाइज जो डिसीजन मेकर है, जिनको निर्णय लेना है, वो अपना निर्णय नहीं ले पाएंगे। आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के बेस पर लिया गया निर्णय बेकार होता है। नेक्स्ट है आपका किस परिपाटी के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी यूज्ड ईच ईयर? उत्तर है प्रूडेंस, सतर्कता। इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता। बी है फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण। तीसरा है मैटरलिटी, सारता।
यानी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसका सिद्धांत, और चौथा है कंसिस्टेंसी, एक रूपता। तो ये जो बोल रहा है कि प्रतिवर्ष यानी कि ईच एंड एवरी ईयर, हर साल एक ही जैसा अकाउंटिंग मेथड इसको यूज में लाना चाहिए। उत्तर होगा हमारा कंसिस्टेंसी। इसी प्रिंसिपल के कारण, एक रूपता के ही सिद्धांत के कारण हम हर साल एक ही जैसा अकाउंटिंग मेथड यूज में लाते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरीथिंग ए फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओज आउट टू समबडी, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय विच कॉन्सेप्ट। एक फर्म जितने की स्वामी है उतना ही उसे दूसरों को देना है, इसे किस अवधारणा से व्यक्त किया जाता है? मतलब कि जितना पर आपका मालिकाना हक है ना, उतना ही आपका लायबिलिटी भी है। एक्चुअल में ये आपका है, ऑप्शन तो दिया हुआ है, डुअल एस्पेक्ट, द्विपहलू, गोइंग कंसर्न, चालू स्थिति, मनी मेजरमेंट, मुद्रा माप, अकाउंटिंग पीरियड, लेखा अवधि। उत्तर डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जितना के स्वामी है हम, उतना ही दूसरा को देना है। ये मालिक को देना है, ये बाहर वाले को देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान की परिपाटी के अनुसार ह्रास लगाने की जो पद्धति एक वर्ष अपनाई जाती है, उसी पद्धति को अगले वर्षों में भी अपनाते रहना चाहिए। द डैश कॉन्वेंशन स्टेट्स दैट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन adopted in 1 year should be adopted each year. ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण। बी है कंसिस्टेंसी, एक रूपता। तीसरा है प्रूडेंस, सतर्कता यानी कि कंजर्वेटिज्म। और चौथा है मैटरलिटी, सारता। एक वर्ष यानी कि 1 ईयर में डिप्रिसिएशन का जो मेथड एडॉप्ट किया गया, वही हमको आने वाले साल यानी नेक्स्ट ईयर में भी एडॉप्ट करना चाहिए। ऑप्शन है हमारा कंसिस्टेंसी, एक रूपता। लास्ट है हमारा ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर शोन इन बैलेंस शीट। निम्न में से किसके कारण स्थिति विवरण में संभावित दायित्व यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसका लायबिलिटी होना या नहीं होना फ्यूचर के किसी इवेंट पर डिपेंड करता हो, तो किस कारण से बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटीज को, संभावित दायित्व को दिखाया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की परिपाटी। दूसरा है कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। तीसरा है आपका कॉन्वेंशन ऑफ मैटरलिटी, सारता की परिपाटी। और अंतिम है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चालू व्यवसाय अवधारणा। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो करने के पीछे रीजन है फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण। मतलब कोई केस मुकदमा अगर चल रहा है आपके अगेंस्ट में, तो हार जाएंगे तो देना पड़ेगा पैसा, नहीं हारेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह का जो मैटर्स है उसको भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यही कहता है फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।